तो भाई इस वीडियो का इंतजार मेरे को पिछले 2-3 दिन से है। और मैंने आपसे जब डिस्कस किया था कि भाई आप बताओ, तो उस पर आपने बहुत तगड़ा एक रिस्पॉन्स दिया कि हाँ भाई इस वीडियो पे काम करना ज़रूरी है। और कल लाइव भी किया, उस पर भी हमारा यही था कि आज ये वीडियो आएगी। अब वीडियो का टॉपिक जो है वो आपको पता है कि भाई बार्सिलोना एज अ क्लब, रियल मैड्रिड एज अ क्लब। इसमें फैंस भी कवर करूंगा, इसमें मैं प्लेयर्स भी कवर करूंगा, इसमें प्लेयर्स की मेंटालिटी भी कवर करूंगा, इसमें मैनेजमेंट की मेंटालिटी भी कवर करूंगा। इसके लिए भाई मैंने कुछ ना पॉइंटर्स बनाए हैं, ठीक है। पॉइंटर्स को मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई मैं 100% ठीक हूँ, मैं ये भी हो सकता है कि मैं 100% गलत भी हूं, लेकिन जो भी मैं बातें यहां पे करूंगा ये किसी की इन्फ्लुएंस होता है ना, कि किसी की बातों के इन्फ्लुएंस में आके बिल्कुल नहीं करूंगा, या फिर ये आंकड़े वांकड़े सुनी सुनाई बातें उसके बेस पे बिल्कुल भी ये एनालिसिस नहीं होगा। ये एनालिसिस होगा जो मैंने आसपास देखा है पिछले 3-4 सालों में। मैं बहुत पहले नहीं जा रहा हूं, लेकिन पिछले 3-4 सालों में जो मैंने आसपास देखा है, ठीक है, जो मैंने देखा है मैड्रिड फैंस को, जो मैंने देखा है बार्सा फैंस को, जो मैंने क्लब्स को देखा है कैसे डील करते हैं मार्केट में, उसके बेस पे सारा का सारा एनालिसिस होगा। तो कुछ भी कहीं से रिसर्च वैसी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल प्राइमरी रिसर्च है जो कि मैंने ग्राउंड पे काम होते हुए देखा है, जो कि मैंने ग्राउंड पे रिएक्ट होते हुए देखा है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो है भाई वो है मैड्रिड और बार्सा के बारे में कि भाई मैनेजमेंट जो ट्रांसफर मार्केट चलता है, ठीक है, उसमें मैनेजमेंट क्या है हमारी, ठीक है, उसमें मैनेजमेंट क्या है रियल मैड्रिड की। तो भाई इस चीज में जो भाई ऊपर आती हुई चीज मेरे को दिखती है वो दिखती है भाई क्लैरिटी के साथ बिल्कुल रियल मैड्रिड। उनका मैनेजमेंट कभी भी इमोशनली किसी भी प्लेयर के साथ इंडल्ज नहीं होता। उनका मैनेजमेंट कभी भी फैंस के साथ इमोशनली इतना इंडल्ज नहीं होता। इसलिए उनके जो कड़े फैसले होते हैं, इसलिए उनके जो बिल्कुल बोलते हैं ना आग उगलते फैसले होते हैं ट्रांसफर मार्केट में, चाहे वो प्लेयर्स को खरीदना हो चाहे वो प्लेयर्स को बेचना हो, वो हमेशा बैंग ऑन रहता है, क्योंकि वो लोग जज्बात से ऊपर होकर सोचते हैं। और ये रीज़न है कि आज उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बिल्कुल ठीक है, और जो चाहते हैं जब साइन करते हैं, जो चाहते हैं जब उठा के बेच देते हैं। और प्राइस, कैसेमीरो का प्राइस भाई, प्राइम एग्जांपल, कैसेमीरो का प्राइस उस एज में भी 70 मिलियन में अप्रोक्सीमेटली उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेच दिया। हमारा पिछले सालों में इतना कब, नेमार के बाद याद ही नहीं मेरे को कि कोई बंदा 100 मिलियन के आसपास बिका भी हो। बिका ही नहीं है पहली बात। शायद डेम्बले गया 50-60 में, जो भी गया भाई, लेकिन एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो तगड़ी वैल्यू आपको देके गया हो। इनिएस्टा रिटायर हुआ, ठीक है, एक तरीके से जावी रिटायर हुआ, मेसी फ्री में गया, सुआरेज भी ठीक ठाक फ्री में गया। तो आपके जो बड़े प्लेयर्स थे, आपके जो स्टार प्लेयर्स थे, वो भी भाई सही से ना पैसे देके गए और ना ही आप लेके आ पाते हो। तो उसका नतीजा ही निकला वेजेस। अब एम्बापे की वेजेस उठा लो, ठीक है, विनीशियस की उठा लो, बेलिंगम की उठा लो, और हमारे प्लेयर्स की वेजेस उठा लो भाई, जमीन आसमान का फर्क है। लॉन्गले 2 साल का 32 मिलियन छोड़ के गया है, यानी कि 16 मिलियन यूरोस आपका एनुअली एक तरीके से। एम्बापे की आसपास ही होगी, एम्बापे की भी आसपास ही होगी, या फिर हल्की सी ऊपर होगी, लेकिन उतनी नहीं है जो लॉन्गले लेवल का प्लेयर और एम्बापे लेवल का प्लेयर है। तो भाई बारसा को पैसे देना नहीं आता, बारसा को ट्रांसफर मार्केट में पैसा लगाना भी नहीं आता। बार्टेमो को हर बार आप कोच नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम जो वेजेस दी गई हैं, लेवेंडोस्की को भी हाई वेजेस हैं, काफी हाई वेजेस हैं, गुंडोगॉन की वेजेस हाई थी। तो अभी भी बार्सिलोना का जो वेज कैप है, ठीक है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सैलरी कैप्स देखे हैं भाई, एंसु फैटी की आई थिंक 10 मिलियन के आसपास थी, फेरान टोरेस की आई थिंक 10 मिलियन के आसपास थी, अब यमाल की जाके 8 मिलियन हुई है। मतलब जो डिजर्व करता है उसको तो ये दे देते हैं बहुत कम, और जो डिजर्व करता है हाई उसको दे देते हैं भाई मीडियम, या फिर मतलब जो कम डिजर्व करता है उसको कुछ भी पकड़ा देंगे, उल्टा सीधा अमाउंट, बाद में जाके वो चीज़ भाई हमारे गले की हड्डी बन जाती है। तो इस चीज़ में भाई मैड्रिड ऊपर है हमसे, पहली बात। दूसरी बात, शॉर्ट में बात करो भाई, दूसरा पॉइंटर आता है आपका मेंटालिटी इन बिग गेम्स। अब भाई पिछले 3-4 साल का अगर मैं लगाऊं तो मेंटालिटी मैड्रिड की बड़े मैचेस में बहुत तगड़ी रही है। लास्ट सीजन छोड़ दें तो, चाहे आपका यूसीएल, देखो यूसीएल में उनको कई जगह फेवर किया गया, ला लीगा में तो बहुत ही ज्यादा फेवरेटिज्म हुआ है भाई। बारसा के साथ तो बिल्कुल इंटर मिलान वाली पेनल्टी ना देना, वरना हम वहां पे क्वालिफाई कर जाते राउंड ऑफ 16 के लिए, फिर हमें यूरोपा खेलना पड़ा। बहुत चीजें थी, लेकिन हमें यूरोपा खेलना पड़ा क्यों? हमें यूरोपा खेलना पड़ा क्यों? क्योंकि हमारी यूसीएल में बिग गेम मेंटालिटी थी ही नहीं। बेनफिका घर पे आके ड्रॉ करके जा रही है, बेनफिका घर पे आके 0-3 पेल जा रही है भाई। उसके बाद बायर्न से तो हम कुत्तों की तरह पिटते आ ही रहे थे, इंटर मिलान से भी अपने घर में पिट गए बिकॉज ऑफ पीकेस, एक लेवल जो यूं किया था उसने डिफेंस में। तो हर जगह हमें, जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो उस टाइम लास्ट सीजन को छोड़ दूं तो बड़े मैचेस में खड़े नहीं हो पाते थे। और इस सीजन से पहले भी अगर मैं उठाऊं तो क्लासिको में लगातार पिटे। इस पॉइंट को
अगले पॉइंट में या फिर उससे अगले पॉइंट में ढंग से कवर करूंगा भाई। लेकिन बड़े गेम्स में मैड्रिड हो, चाहे आपका चेल्सी के अगेंस्ट हो, यूसीएल कोर्तवा जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट भाई फाइनल में खड़ा रहा, अकेले दम पे मैच जिता दिया। बारसा के पास कभी भी वो प्लेयर नहीं रहा है पिछले 3-4 सालों में जो आपको क्लच मोमेंट्स में आगे निकाल के ला सके, जैसे बेलिंगम ने किया। ठीक है, पिछले सीजन यूसीएल उठा लिया उन्होंने, पिछले सीजन नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जाहिर सी बात है जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको बड़े मैच में आगे उठ के आना पड़ेगा। बारसा के पिछले 2-3 सीजन्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमने भाई अराहो देख लो, अराहो ने मुंह दिया वहाँ पे जाके, अब बारकोला के उस पर 1000 बार ये बात रिपीट की है, लाख बार और करूंगा भाई। और इंटर मिलान के अगेंस्ट लास्ट बार क्या हुआ जब अचारबी ने आके गोल मार दिया भाई, उस हमारे प्लेयर्स पता क्या है, हमारा क्या हिसाब है, वही मेंटालिटी के साथ जो ट्रांसफर में एक जज्बात है। ला लीगा तगड़ा खेल लिया, कोपा डेल ने तगड़ा खेल लिया, स्पेनिश सुपर कप में तगड़ा खेल लिया हल्का फुल्का, तो यूसीएल में भी खेलेगा। यूसीएल में भले हक दे, अगले सीजन फिर हक दे, लेकिन हम रखते हैं क्यों, डोमेस्टिक लीग में अच्छा खेल रहा है। तो हम बड़ी चीज़ों को टारगेट हमने नहीं किया। अब हमने लास्ट सीजन किया था तो रिजल्ट आपको दिखा, वहीं अराहो की वजह से हार गए, वरना भाई हम यूसीएल भी उठाते। अब आ गया ये दूसरा पॉइंट भाई। तीसरा पॉइंट, प्रोपेगेंडा। मैड्रिड वालों की शुरू के 2 पॉइंट में जीत हुई है, लेकिन अब आते हैं भाई जो फैक्ट है। प्रोपेगेंडा वॉर अगर देखी जाए, फुटबॉल में प्रोपेगेंडा चलो ठीक है एक आधे टाइम तक हो जाता है, लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर अगर देखी जाए तो मैड्रिड का जो एक मैनेजमेंट है, मैड्रिड का जो टीवी है भाई, इतनी लीचड़ हरकतें कि भाई रेफरीज पे प्रेशर डालना, मतलब ये क्या आंकड़ा हुआ भाई एक बात बताओ, मैं पेपर लिखने जा रहा हूँ, मैं पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ और वहाँ पे इन्विजिलेटर बैठा हुआ है और मैं बोलूँ ये इन्विजिलेटर तब भी आता है तभी मैं फेल होता हूँ, दूसरा आता है मैं पास हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ मैं फर्रे चला लेता हूँ। तो मतलब फर्रे चला के पास हो रहा हूँ मैं किसी इन्विजिलेटर के आगे, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन दूसरा बंदा ईमानदारी से कर रहा है, वहाँ मैं फेल हो रहा हूँ, तो मैं उसको ब्लेम करूँगा कि यार इसकी वजह से। मतलब ईमानदारी से अगर मेरे पे जीता नहीं जा रहा, ईमानदारी से मैड्रिड पे जीता नहीं जा रहा, लास्ट सीजन जो हमने उनका भूत बनाया भाई, लास्ट सीजन जो भूत बनाया हमने उनका, मुझे पता था स्पेनिश सुपर कप मैच के बाद जब 5-2 हो गया था कि इनके पास अब कुछ नहीं बचा। जो फर्स्ट जीत थी हमारी 4-0 सेंटियागो पे, वो तुक्का नहीं है। उसके बाद इनका प्रोपेगेंडा कोपा डेल रे फाइनल से पहले आएगा, और वो आया भी। आपने गौर किया होगा मैंने जितनी भी वीडियोस में बोली हैं चीज़ें, ठीक है, उसमें से 99% सच हुई हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस आ रहा है पीछे से। तो वो एक्सपीरियंस था कि कुछ गन मचाएंगे, क्योंकि सीधे हाथ सीधे मुंह जीतना इनके बस में नहीं है। और उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ पे जो साफ पेनल्टी थी वो चेक नहीं हुई, और जो हमारे खिलाफ कोई भी हल्की सी कॉल थी वो चेक होकर पेनल्टी नॉन पेनल्टी पे कन्वर्ट हो गई। तो बात यह है, प्रोपेगेंडा के बेस पे ये क्लब खेलना चाहता है। टेबास ने बोला था कि ये क्राइम क्लब है। हाँ, मैड्रिड एक क्राइम क्लब है। जब हम अपने क्लब को बोल सकते हैं कि भाई ये इमोशनली टूटे पड़े हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नेगेटिव हैं, ट्रांसफर मार्केट में भाई ने जज्बाती गंद मचाए थे, तो भाई मैड्रिड एक प्रोपेगेंडा वॉर खेलता है बड़े मैचेस से पहले, स्पेशली अगेंस्ट बार्सिलोना, क्योंकि सीधे मुंह उनके बस का जीतना नहीं है। जब वो जीत जाते हैं तो ठीक है, हारने लगते हैं तो भाई बौखला जाते हैं। ठीक है, अब कितना सही है, बारसा प्रोपेगेंडा वॉर नहीं करती। मैं कहता हूं प्रोपेगेंडा वॉर को प्रोपेगेंडा वॉर से ही टैकल करो, लेकिन इनके बस की नहीं है। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव इसलिए कि फुटबॉल भी ध्यान है, नेगेटिव इसलिए कब तक तुम बेईमानी, मतलब कभी ना कभी तो तुम्हें उस कीचड़ में उतर के उस गंद को साफ करना पड़ेगा, बिकॉज किसी को तो पैंट चढ़ा के नीचे उतरना पड़ेगा, वरना वो कीचड़ साफ नहीं होगा। तो बार्सिलोना को प्रोपेगेंडा वॉर में थोड़ा सा ऊपर आने की जरूरत है, क्योंकि मैड्रिड बहुत ही डर्टी प्रोपेगेंडा वॉर खेलती है, क्योंकि जब उनके बस की जीतना नहीं होता वो रोतड़ा क्लब बन जाते हैं उस टाइम। आओ तीसरे पॉइंट पे भाई, ये पॉइंट एथिक्स और फेलियर दोनों सेम है। ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई। कोई क्लब फेलियर कैसे ले पाता है, कोई क्लब एथिक्स को कितना फॉलो करता है, तो उस चीज में प्रोपेगेंडा तो हम उस पे आ गए, उनके क्या नाम आपका, एक तरीके से जो मैनेजमेंट आउट ऑफ द फुटबॉल पिच हो रहा है, ठीक है, वो प्रोपेगेंडा में आ गई। लेकिन पिच के अंदर जो बकचोदी हो रही है, मेस्सी के मुंह पे कोहनी मारना, मार्शल का हम तो कहते 2008 से देख रहे हैं भाई, लेकिन जो नए बंदे हैं, मेस्सी के मुंह पे कोहनी मारना, खून निकल जाना, मेस्सी का मुंह में टिश्यू पेपर लेके खेलना, उल्टे सीधे टैकल मारना पेपे के द्वारा, मेस्सी के हाथ पे स्पाइक्स लेके चढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद आपका सर्जियो रामोस से फाइनल हुआ था, पुयोल को धक्का देना, जावी का मुंह पकड़ना, ठीक है, आपका कोपा डेल रे उठा लो, कुछ भी उठा लो, मैड्रिड को फेलियर्स लेना नहीं आता। अब लोगों को लगेगा यहां से मैड्रिड के खिलाफ चीज शुरू हो गई। भाई अगर मैड्रिड के खिलाफ कोई चीज जा रही है उसको खुलेआम बोला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं भाई, सच अगर देखना है तो यहां पे आके बैठो, मैं सच बोलूंगा, भले वो बार्सिलोना है, भले वो रियल मैड्रिड है। भाई जीत रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, हारेंगे तो लाते हैं घूसे मारना चूर, सबायोस हो, कैसेमीरो हो, आपका मार्सेलो हो, पेपे हो, रामोस हो। भाई अबे बार्सिलोना नहीं, लिवरपूल जब हावी होने लग गई थी इनके ऊपर चैंपियंस लीग में, रामोस ने भाई हाथ घुमा दिया और भाई साला का कंधा टूट गया।
हो जाता है, मैं कहता हूं ऐसा नहीं कि उसने जानबूझ के किया, हो जाता है। लेकिन भाई एक बात मुझे आप ये बताओ, उसके बाद रामोस के चेहरे पे आपको 1% भी ये दिखा कि यार इसका कंधा टूट गया यार? बिल्कुल नहीं दिखा। पेपे के चेहरे पे दिखता है? नहीं दिखता। इनके किसी मिलिटाओ, रूडिगर यार, भाई रूडिगर कोपा डेल रे में जब तुम्हारा प्रोपेगेंडा काम नहीं किया, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा हल्का हल्का तुम्हारा ना पारा चढ़ने लग गया, 2-2 हुआ। लेकिन जैसे 3-2 हो गया तुम बिल्कुल बौखला गए। और लास्ट विसल पे जब एम्बाप्पे पे फाउल दे दिया, एम्बाप्पे की डाइव पे फाउल दे दिया बारसा के पक्ष में, विनीशियस हो, आपका रूडिगर हो, बोतलें फेंक फेंक के मार रहे हैं, विक्टिम कार्ड चल रहे हैं उसको लेके। भाई क्या यमाल के ऊपर रंग भरी टिप्पणी नहीं हुई? हुई। डेम्बले के ऊपर नहीं हुई? हुई। मैं ये नहीं कहता कि विनीशियस के ऊपर हो, किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए, पर क्या उन्होंने इतना ओवर रिएक्ट किया? नहीं किया। इसलिए डेम्बेले और यमाल दोनों टॉप 2 कंटेंडर्स है बैलन डोर के लिए। और मतलब एथिक्स तो ये है कि अगर इनको बैलन डोर मिलेगा तो बिल्कुल ठीक है, और बैलन डोर अगर नहीं मिलता तो हम सेरेमनी को बॉयकॉट कर देंगे। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मैं बार्सिलोना के पक्ष में एक बात बोलता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ इस सीजन 70% डेम्बेले डिजर्व करता है, 70% डेम्बेले डिजर्व करता है। जिस तरीके से उसने बिग मैच में परफॉर्मेंस दी है, यमाल ने भी दी है, लेकिन उसके पास यूसीएल ज्यादा है, उस बेस पे एज है डेम्बेले के पास, और डेम्बेले डिजर्व करता है बैलन डोर। और अगर बारसा ने गलती से भी ये चीज बॉयकॉट करी, ये सेरेमनी बॉयकॉट करी, तो मैं बारसा के विरोध में वो वीडियो पक्का बनाऊंगा, जैसे मैंने मैड्रिड के विरोध में बनाई थी। तो भाई तुम्हें मिलेगा तो ठीक है, क्यों भाई? फुटबॉल तुम्हारे बाप की खैरात है? फुटबॉल तुम्हें क्या दहेज में मिला था? कि हाँ भाई तुम्हारा नाम हर ट्रॉफी पे होगा, तुम्हारा नाम इंडिविजुअल हर अवार्ड्स पे होगा? ऐसी बकवास नहीं चलती, ये माफियागिरी नहीं चलती। इसलिए मेसी हाईएस्ट बैलन डोर के साथ है, इसलिए मेसी हाईएस्ट गोल्डन बूट्स के साथ है, इसलिए मेसी वर्ल्ड कप सब जीत चुका है, हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत चुका है रोनाल्डो से। और तुम लोग वहीं अभी क्रिप कर रहे हो, और तुम करते रहोगे जब तक कि तुम अपना एटीट्यूड नहीं बदलोगे। विनीशियस की हरकतें, और प्रॉब्लम पता क्या है, एंड में फैंस डिस्कस करूंगा। फैंस जो इनको मोटिवेशन कहां से मिलता है? अगर कोई बच्चा गन कर रहा है, ठीक है, उसको आप नहीं डांटोगे, उसको आप सही रास्ता नहीं दिखाओगे, तो भाई बाप की गलती है, माँ की गलती है। उसी तरह अगर आपके प्लेयर्स उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो कि हाँ भाई चल ठीक है करता रहे, हमें तो इससे मतलब है उससे मतलब है, तो भाई आप ठोकर खाओगे, और आप ठोकर खा रहे हो। 10x मेहनत वक्त करने की बात विनीशियस जूनियर ने की थी, आज वो टॉप 5 प्लेयर्स में भी नहीं, टॉप 5 में ज्यादा बोल रहा हूँ, टॉप 10 प्लेयर्स यूरोप में नहीं है वो बंदा, आंकड़ों के बेस पे भी और गेम के बेस पे भी। तो इसे बोलते हैं भाई गंद को सपोर्ट मत करो ना, हमने किया। कोई बंदा वो कुछ भी करता है ना हमारे उसमें क्लब में, हम बोलते हैं इसको अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो भाई लास्ट पॉइंट है भाई, फैंस। ये बहुत, इसमें मैं दोनों फैंस के बारे में बात करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि बार्सिलोना में सारे अच्छे फैंस हैं, मैं ये नहीं कहता मैड्रिड में सारे बुरे फैंस हैं, लेकिन बारसा फैंस मैक्सिमम फुटबॉल फैंस होते हैं, जो कि मैंने रियलिटी में अनुभव किया है। उनको सिर्फ फुटबॉल से मतलब है। मैड्रिड फैंस को फुटबॉल से ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनको मतलब है बस किसी तरह उल्टी सीधी हरकतों से जीत आ जाए। हमें ये मतलब है कि अगर हम जीतें तो सर उठा के जीतें, और अगर हारें तो फालतू की कंप्लेंट ना करें। हाँ, वहाँ कंप्लेंट करेंगे जहाँ रेफरी ने हगा है, वहाँ कंप्लेंट करेंगे जहाँ गोल लाइन के पार बॉल हो जाती है और हमें गोल नहीं मिलते, वहाँ पे तो हम बोलेंगे। लेकिन हम जहाँ हार डिजर्व करते हैं, भले बायर्न हो, भाई एक बात बताओ, दोनों फैंस का कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल सेट हो सकता है। भाई एक बात बताओ, बायर्न म्यूनिख में, मतलब मैड्रिड ने तो हमारी धूल कभी तारी नहीं भाई, हमने तो मैड्रिड की धूल तारी है। हमने तो गुद्दी पकड़ के खींच के उनको बुग्गी में जोत के खेतों में दौड़ाया, ठीक है। लेकिन मैड्रिड ने कभी भी अपने बेस पे इतना बड़ा, हमें इतना खतरनाक नहीं हराया। हम 5-0, 6-2, ठीक है, उसके बाद 5-2, 4-0, इनके घर पे 4-0 कितने बार ठोका हमने इनको, है ना। अपने घर पे 5-1, 5-0 हम करते रहते हैं भाई। लेकिन अरे ये देखो ना, पिछले सीजन हम मैड्रिड से लगातार हारे, हम भाई उनके घर पे हारे, पर हमने कभी बकवास नहीं की। हमने हमेशा बोला हमारे में कमी है, हमारे डिफेंडर्स बढ़िया नहीं है, हमारे अटैकर्स बढ़िया नहीं है, ठीक है। और उन्होंने हमें 2-1 हराया, अपने घर पे हराया, स्पेनिश सुपर कप हराया, 4-0 किया हमारे ऊपर, सॉरी 4-1 किया हमारे ऊपर भाई। पर हमने क्या एक भी वीडियो मैंने ऐसी बनाई जहां मैंने ये बोला हो कि मैड्रिड ने अच्छा नहीं खेला, बार्सा ने अच्छा खेल के भी हारी? या मैंने कभी, हाँ गोल लाइन के ऊपर बॉल गई, यमाल वाला शॉट, वो तो मैं बोलूंगा, लेकिन उसके बाद मैंने हमेशा खिलाफ वो किया। पीएसजी ने हमें बाहर किया, मैंने हमेशा अराओ के खिलाफ वीडियो बनाई थी। लेकिन पिछले सीजन हमने इनको पीटा तगड़ा वाला, फुटबॉलिंग टर्म्स में इनको उखाड़ के फेंक दिया, हमने इनकी जड़ें उखाड़ के फेंक दी, ठीक है। जड़ समेत उखाड़ के हमने भाई खित्तों तो बाहर फेंक दिया, चकता बाहर फेंक दिया हमने। लेकिन भाई ये, अरे यार तुक्का लग गया, अरे यार ये तो फ्लूक है, प्रोपेगेंडा करेंगे, ठीक है, बोतलें फेंक के मारेंगे। हार एक्सेप्ट करना नहीं आता, ना मैड्रिड प्लेयर्स को, ना मैड्रिड फैंस को। मैंने कई मैड्रिड फैंस देखे भाई, हमेशा हर बंदे से मैं बात करता हूँ, मैं यार ये तो गलत है, उसने हमेशा मेरे को एक ही बात बोली, भाई हमें रिजल्ट से मतलब है।
अब हम बेईमानी करके जीते या हम टैकल मार के जीते या हम डर्टी खेल के जीते, हम कुछ भी जीते, हमें रिजल्ट से मतलब है। दोस्त का नाम मैं रिवील करूंगा नहीं, वो मेरे साथ भाई एक कंपनी में जॉब करता था, उसने हमेशा मेरे को एक बात बोली कि तुम रोते रहो एथिक्स को पकड़ के, हमें तो जीत चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में जब देखा जाएगा 20 साल बाद तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सा ऑफसाइड गोल था, कौन सा क्या था। उस टाइम हमारी पीढ़ी जब चली जाएगी ना, तो जो नई पीढ़ी आएगी उसको सिर्फ ये दिखेगा कि हाँ मैड्रिड के पास इतनी ट्रॉफीज हैं, इसलिए हमें एथिक्स से मतलब है ही नहीं। ये उसके शब्द है। और ऐसे 2-3 फैंस मेरे को मिले हैं, लेकिन बारसा फैंस आज तक मेरे को जितने मिले हैं उन्होंने हमेशा ये बोला है कि हमें डर्टी नहीं खेलना है, हमें खेलना है तो बेस्ट फुटबॉल खेल के जीतना है, हमें खेलना है तो ईमानदारी फुटबॉल खेल के जीतना है, क्योंकि हम सर उठा के जीतना चाहते हैं, हम सर उठा के चलना चाहते हैं। हम हारेंगे भी और हम जायज़ हारेंगे, उसको हम विदाउट एनी एक्सक्यूज़ किसी टीम के ऊपर या किसी रेफरिंग के ऊपर या किसी फटीक के ऊपर हम उसको अपने ऊपर लेंगे कि हाँ हम हारे हैं। भाई हमारी सबसे ज़्यादा रेल बनाई है बायर्न म्यूनिख ने, 8-2 हमारे इतिहास में लिखा गया है। कितनी बार हमें बायर्न ने पेला, पर क्या आज तक मैंने बायर्न के खिलाफ एक भी वीडियो बनाई सिस्टम सपोर्ट की? क्या मैंने आज तक बायर्न के खिलाफ एक भी वीडियो बनाई ऑफसाइड गोल्स की? क्या मैंने बायर्न के खिलाफ एक भी वीडियो बनाई डर्टी गेम, टैकल्स, इंजरी का? कुछ नहीं बनाई होगी। अगर मैं इतना ही हार ना लेने वाला बंदा होता या आप लोग इतना ही हार ना लेने वाले बंदे होते तो हर बंदा बायर्न वाले गेम में एक्सक्यूज़ देता, मैं भी एक्सक्यूज़ देता, लेकिन हमने कभी एक्सक्यूज़ नहीं दिया क्योंकि हम में कमी थी और फाइनली आके हमने उनको पेल दिया। ठीक है, लेकिन मैड्रिड वालों के अंदर, मैड्रिड फैंस के अंदर, मैड्रिड 80% बार्सिलोना फैंस ईमानदारी का फुटबॉल चाहते हैं। 80% मैड्रिड फैंस सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल चाहते हैं। उनमें से सिर्फ 20% ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं जो ईमानदारी का फुटबॉल चाहते हैं, जो कि मैंने रियल लाइफ में ना देख के अपनी स्ट्रीम्स पे देखे हैं। जो कि 2-3 फैंस आते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि यार तुम झेलते कैसे हो जो इतनी बेईमानी तुम्हारे साथ होती है। अल्मीरा के खिलाफ इतनी बेईमानी हुई, गेटाफे के खिलाफ इतनी बेईमानी हुई, एल क्लासिकोस में इतनी बेईमानी हुई, प्रोपेगेंडा वॉर रचे गए, सब कुछ रचा गया, लेकिन कभी भी किसी मैड्रिड फैन के मुंह से या किसी मैड्रिड यूट्यूबर के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि बारसा के साथ गलत होता है। लेकिन हमने हमेशा बनाया, फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ, लेकिन मैंने हमेशा ये वीडियो बनाई कि इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप की जरूरत नहीं थी, भले वो मैड्रिड की टीम क्यों ना हो, क्योंकि भाई इससे उनको इंजरी कंसर्न्स बढ़ेंगे और फुटबॉल इतना कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। ला लीगा, यूसीएल, कोपा डेल रे, स्पेनिश सुपर कप, क्योंकि फुटबॉल सफर करेगा, फुटबॉल की क्वालिटी सफर करेगी। तो हम सोचते हैं भाई एज ए फुटबॉल कम्युनिटी, और वहां पे 80% फैंस सोचते हैं कि बस किसी भी तरह जीते, भले ही अगला प्लेयर इंजर्ड हो रहा है। भाई मैंने ऐसे ऐसे फैंस देखे ना भाई, ये तो मेन पॉइंट है, ऐसे ऐसे फैंस देखे हैं मैंने अपनी लाइव चैट में जो आके यमाल को या बारसा किसी प्लेयर को इंजरी विश करते हैं, और हमने आज तक कभी भी इंजरी विश नहीं किया। एकेजी भाई हो, कोई भाई हो, उन्होंने एम्बाप्पे की जब 6 किलो बॉडी वेट कम हो गया था भाई, एकेजी भाई ने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। और हम भी प्रार्थना करते हैं हर मैड्रिड प्लेयर के लिए, हर दुनिया के फुटबॉल प्लेयर के लिए कि भाई कोई भी प्लेयर इंजर्ड ना हो, किसी प्लेयर का करियर खराब ना हो या हेल्थ खराब ना हो। हम अगर इन्हें हराएंगे, अगर हम इन्हें ठोकेंगे फुटबॉल फील्ड पे गेम के द्वारा, तो हम ठोकेंगे अपनी काबिलियत पे। लेकिन कोई बंदा इंजर्ड हो, रोनाल्डो कोई भी हो, हमने कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया, ना ही हम कभी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मैंने अपनी लाइव चैट में भाई मैंने मैक्सिमम फुटबॉल फैंस को बोलते हुए देखा है, और मेरे कई सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने बोला है कि भाई जब भी वो मैच देखने जाते हैं तो मैक्सिमम फैंस ये बोलते हैं, या कुछ फैंस तो कम हटाओ, मैक्सिमम यार, कुछ फैंस तो ये बोलते हैं कि इंजरी होनी चाहिए किसी भी कुबारसी या फिर कोई भी प्लेयर, या माल हो भाई। यहाँ तक कि मैंने एक यूट्यूबर देखा है, अगेन JR भाई, उसने उस बंदे के साथ, जो एक बंदा उसके साथ बैठता है ना, चमचा, उसने उसके साथ बैठ के जब बोला था कि यार कुबारसी को जिस हिसाब से टैकल लगा तो इंजरी, तो समझ रहे हो ना। तो ऐसी टीम को आप क्या सपोर्ट, मतलब ऐसे टीम को तो नहीं बोलूँगा, ऐसी मेंटालिटी को आप क्या सपोर्ट करोगे यार। तो कहने का मतलब ये है भाई, फैंस अगर हैं तो फैंस की तरह रहते हैं, हम दुश्मन नहीं है कोई आपस में, या कोई हमारी खून की लड़ाई नहीं चल रही है कि हम एक दूसरे को इंजरी विश करेंगे या कुछ घटिया विश करेंगे। तो ये फैंस क्वालिटी मैंने आपको बताई, सिस्टम मार्केटिंग कैसे ये करते हैं प्रोपेगेंडा की, उसके बाद ट्रांसफर मार्केट में मैड्रिड हमसे कैसे ऊपर है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है कि भाई इमोशनली मार्केट में नहीं उतरना चाहिए हर बार। ठीक है, इसके अलावा बहुत चीज़ें बताई, एथिक्स बताई, सब कुछ बताया। तो ये मेरे अगेन पर्सनल विचार थे जो मैंने आसपास प्रैक्टिकली देखा है लोगों को बिहेव करते हुए। आप लोग बताना आपको क्या लगता है। और मैंने भाई पूरी कोशिश की कि इस वीडियो को मैं जस्टिस करने की कोशिश करूं, पूरी कोशिश की कि तरीके से आपके सामने पॉइंट्स रखूं। हाँ, आई एम श्योर कुछ पॉइंट्स नहीं, बहुत पॉइंट्स रह गए होंगे, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, उस पर मैं रिप्लाई पक्का करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कर बारसा।